नमस्कार। आज हम मोलैरिटी के केस 4 की बात करेंगे। इस केस में हम एसिड और बेस को मिलाकर न्यूट्रलाइजेशन तो करेंगे, लेकिन कोई एक कंपोनेंट एसिड और बेस एक्सेस में लिया हुआ होगा, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी वो बच जाएगा। और क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के बाद वो बच जाएगा तो उसी की मोलैरिटी आपसे पूछी जाएगी। पहले केस में हमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर एसिड है या बेस है, उसके अंदर हमने पानी मिला दी, तो बताइए रिजल्टिंग सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी। पहला केस ये था। दूसरा केस जो था वो था मिक्सिंग ऑफ एसिड्स। डिफरेंट एसिड्स को हम मिला रहे हैं, अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग मोलैरिटी के, तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी। दूसरा केस था। तीसरा केस जो हमारा था वो था कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। एक एक्स मोलैरिटी का, एक एक्स वाई वॉल्यूम का एक एसिड सोल्यूशन है, उसमें हम कितना ml एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का बेस डाल दें कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, मतलब एंड में कोई भी ना बचे, पीएच की सोल्यूशन साथ रहे। इस बार हमें एसिड्स और बेस दोनों की इंफॉर्मेशन दी हुई होंगी। कौन एक्सेस में होगा ये हमें पता नहीं होगा, सोल्यूशन से पता करेंगे, लेकिन कोई एक एंड में बचेगा जरूर, और जो बच जाएगा उसी की कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछी जाएगी। इसी को हम कहते हैं केस नंबर 4 में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन तो कंप्लीट करना ही है थर्ड केस जैसा, बट विथ एक्सेस रिएजेंट। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए, मान लीजिए आपको कहा जाए 100 ml ऑफ 0.4 ले लेते हैं, 0.4 m H2SO4 solution is added to 200 ml of 0.1 m NaOH solution। ठीक है, एसिड की भी कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम पता है, बेस का भी एसिड और वॉल्यूम पता है, कंसंट्रेशन पता है, बेस के बारे में सब कुछ हमें पता है। पर कह रहे हैं जब इन दोनों को मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन तो होना है, लेकिन कोई एंड में बचेगा कि नहीं बचेगा, या कोई भी एंड में नहीं बचेगा। इसका पता करने के लिए कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं उसको देखिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर आप H2SO4 की इंफॉर्मेशन ले लीजिए और इधर आप NaOH की इंफॉर्मेशन को रखिए। सबसे पहले H2SO4 का कितना वॉल्यूम है, 100 ml, मोलैरिटी 0.4। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 200 ml, और मोलैरिटी कितनी है, 0.1 है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आएगा 40। क्योंकि यहाँ पे ml है इसलिए जो चीज़ निकल कर आती है वो मोल्स नहीं मिली मोल्स होगा, क्योंकि 100 ml है, मोलैरिटी तो ये है ही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 20 मिलीमोल्स ऑफ NaOH और यहाँ पे 40 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। अब क्योंकि H2SO4 जो होता है वो एक मॉलिक्यूल 2 H+ आयंस रिलीज कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं एक यूनिट 2 H+ आयंस को छोड़ सकती है, राइट। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ H+ आयंस आपको मिलेंगे वो दुगने मिलेंगे, क्योंकि एक H2SO4 2 H+ आयंस रिलीज कर सकता है। तो H+ आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा वो हो जाएगा 80 मिलीमोल्स। सिमिलरली यहाँ पे NaOH एक ही OH रिलीज कर सकता है, तो यहाँ पे OH- आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 20 मिलीमोल्स। अब हमें पता है कि H+ आयंस और OH+ आयंस आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके H2O बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये 80 है तो ये एक्सेस अमाउंट में है और ये लिमिटिंग अमाउंट में है, तो ये बात तो तय हो गई कि बेस पूरा खत्म हो जाएगा, एसिड ही एंड में बचने वाला है, और जो सोल्यूशन की pH आएगी वो 7 से कम आने वाली है। अब जितने H हैं उतने ही OH रिलीज कर दिए जाएं या उतने OH के साथ रिएक्शन कर लिया जाए, तो आफ्टर द रिएक्शन, यानी आफ्टर रिएक्शन, ये तो 0, क्योंकि इसके 20 से इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, 20 OH मिलकर वाटर बना लेंगे, लेकिन बाद में रिमेनिंग कितना, 60 मिलीमोल्स। कौन रिमेनिंग, H+ आयंस कितने बच जाएंगे, 60 मिलीमोल्स बच जाएंगे, और ये पूरा खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन यहाँ आकर रुक जाता है कि अब जो एसिड बचा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताइए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मोलैरिटी निकालते हैं H+ आयंस की। अब जब आप H+ आयंस की मोलैरिटी निकालेंगे तो H+ आयंस के मोल्स तो नहीं है, 60 मिलीमोल्स है, मिलीमोल्स लिख दीजिए। टोटल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक आपने लिया था 100 ml और एक लिया था 200 ml, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, क्योंकि सब कुछ एक ही कंटेनर में मिलाया था आपने, तो टोटल वॉल्यूम 100 and 200 300 ml हो गया, तो टोटल वॉल्यूम 300 ml। तो मिलीमोल्स पर ml अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये आंसर आ गया आपके पास 1/5 m। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिलीमोल्स पर ml है, इसको आपने m कैसे लिख दिया। देखिए, एक ही बात है, मिलीमोल्स को अगर मैं मोल्स में चेंज करूंगा तो इंटू 10⁻³ करना होगा। सिमिलरली ml को लीटर में जब मैं चेंज करूंगा तो इंटू 10⁻³ करना होगा, तो -3 और नीचे भी -3 तो कट कर अल्टीमेटली मोल्स पर लीटर ही आ जाएगा। तो मिलीमोल्स पर ml बोलिए या मोल्स पर लीटर बोलिए, वैल्यू रिमेन सेम। दैट्स वाई इसको मैं सॉल्व करके
आप चाहें तो 1/5 यानी कि 0.2 मिलीमोल्स पर लीटर पर ml भी बोल सकता हूं और 0.2 मोल्स पर लीटर भी बोल सकता हूं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन आई है मोलैरिटी, ये H+ की आई है, यहीं पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन उन्होंने आपसे रिजल्टिंग सोल्यूशन में H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, ये H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखिए H2SO4 का अगर आपको मोलैरिटी निकालना हो तो लर्न करना चाहें तो आप लर्न कर लीजिए। जो भी मोलैरिटी H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, मोलैरिटी होती है H+ आयंस की, ऐसे लिख लीजिए H+ आयंस डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं, क्योंकि जितने H+ आयंस हैं उन कितने H2SO4 उतने H+ आयंस देंगे। एक H2SO4 2 H+ आयंस देता है, तो इतने H+ आयंस कितने H2SO4 से मिलेंगे? ऑब्वियसली जो कंसंट्रेशन H+ आयंस की है उसकी आधी। आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, ध्यान नहीं रख सकते तो जो भी मोलैरिटी H+ आयंस की होगी उसको एसिड के X फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, और क्योंकि ये 2 रिलीज कर सकता है तो इसकी वैल्यू आ रही थी 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर विल बी 0.1 m। H2SO4 will remain आफ्टर दी रिएक्शन। pH जो होगी एसिडिक होने की वजह से 7 से कम होगी, तो pH विल बी लेसर देन 7। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। धन्यवाद।